What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम फाइनली आ चुके हैं डे 21 एक्सटेंडेड पे, जिसमें हमें अकाउंटिंग रेशोज को करना है समाप्त। पूरा अकाउंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरी पार्टनरशिप, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश फ्लो, पूरा एनालिसिस। आपका लास्ट रेशोज बचा था, तो आज की इस क्लास में हम लोग रेशोज कंप्लीट करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप इसको कल तक भी आराम से कंप्लीट कर लेना। मज़े में आपका सारा का सारा पोर्शन रिवीजन हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन भी मैंने शुरू कर दिया है, तो आप लोग का पूरी कोशिश रहती है मेरी तरफ से मैं जो बेस्ट कर पाऊँ वो बच्चों के लिए करूँ, मैं कर रहा हूँ। और ये हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है सीरीज़ का, तो होपफुली आपने इन्जॉय करा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे रिव्यू ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा, रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, यूज़फुल था या नहीं था जो इतनी मेहनत करी। और खूब पढ़ाई करनी है, अभी इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, अभी तो फोड़ेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा जी, आपके टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आपको सारे फॉर्मूला समझाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आज आप बैठो, जितने भी रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं वो सारे लर्न करो। जितने भी उसके अंदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। आपको बस मेक श्योर करना है कि आप इन फॉर्मूलाज को 4-4, 5-5 बार लिख लिख के लर्न कर लो एंड हर छोटी से छोटी चीज़ को अपने पास सीख लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियोज जो होती हैं हमारे पास, अकाउंटिंग रेशियोज हमें हेल्प करती हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में, है ना। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में हम लोग रेशियोज पढ़ रहे हैं। अब रेशो आप कितने तरीके से लिख सकते हो बच्चों? रेशो या तो आप फ्रैक्शन में लिखते हो। सर फ्रैक्शन का क्या मतलब है भैया? ऐसे आ गया 1/2, 2/4, 4/8 ऐसे। तो ये क्या है बेसिकली? ये फ्रैक्शंस में आ गई। ठीक है, तो रेशोज या तो फ्रैक्शंस में हो सकती है, या फिर आप इसको प्योर रेशो में भी लिख सकते हो। सर प्योर रेशो का क्या मतलब हो गया? जैसे इसको 1/2, इसको 2/4, इसको 4/8, इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर रेशो में लिखना। या फिर आप बच्चों इसको टाइम्स में भी लिख सकते हो। सर टाइम्स का मतलब कुछ रेशोज ऐसी हैं जो टाइम्स में निकलती हैं, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे निकलती हैं। और कुछ रेशोज ऐसी होती हैं बच्चों हमारे पास जो परसेंटेजेस में निकलती हैं। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होती है ना, ये प्रॉफिट्स वाली, ये सब परसेंटेज में होती है कि आप 10% कमा रहे हो, 20% कमा रहे हो, 40% कमा रहे हो, है ना। तो रेशोज बेटा हमें बुक्स को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। और एनालिसिस आप 4 तरीके से कर सकते हो, या तो फ्रैक्शन में निकलेगी, या प्योर रेशो में निकलेगी, या टाइम्स में निकलेगी, या परसेंटेजेस में निकलेगी। ठीक है, अब हमारे पास रेशोज में जो सबसे पहला रेशो होता है वो होता है लिक्विडिटी रेशोज। वैसे रेशोज को 4 पार्ट्स में बांटा गया है बच्चों। सबसे पहली होती है लिक्विडिटी रेशोज, दूसरी होती है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशोज, तीसरी होती है हमारे पास टर्नओवर रेशोज, चौथी होती है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो हमारे सिलेबस में मेनली ये 4 तरीके की रेशोज हैं जो आपको पढ़नी है। एक जगह आप लिख सकते हो इनको, कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? सबसे पहले लिक्विडिटी, फिर सॉल्वेंसी, फिर टर्नओवर, फिर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, अब लिक्विडिटी से 1 बाय 1 चीजें पढ़ना चालू करते हैं। सर लिक्विडिटी का कुछ और नाम भी होता है? हाँ जी, लिक्विडिटी का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। बहुत छोटे टाइम के लिए जब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज टाइम से पे करेगी या नहीं करेगी, तो तब हम चेक करते हैं द लिक्विडिटी रेशियोज या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। तो मेनली जो आपकी लिक्विडिटी है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी दिखाती है। तो इसके अंदर हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, सिर्फ करंट वाली चीजें कंसिडर करते हैं। ओके, अब करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है उसके लिए आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, कि करंट लायबिलिटीज में क्या था, करंट एसेट्स में क्या था, है ना। करंट लायबिलिटीज में आपको टॉस याद होना चाहिए, और करंट एसेट्स में आपको सोचो 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 टिस्को याद होना चाहिए पूरा का पूरा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था, राइट। अब देखो सबसे पहला होता है करंट रेशो। करंट रेशो का ही दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है बच्चों CA/CL, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में अगर लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स है तो उसको हटा देना है। इसका मतलब इन्वेंट्री में लूज टूल स्टोर स्पेयर्स नहीं होने चाहिए जब भी हम करंट रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा, डेटर्स आपको नेट पे लेने हैं। नेट का मतलब है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके, तो डेटर्स में आपको हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हटाना है। उसके बाद जो इसका आइडियल रेशो होता है बच्चों वो 2:1 होता है। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम तो खतरनाक है ही। तो आपका जो करंट रेशो है वो 2:1 आइडियल होता है। थोड़ा ज्यादा है, 3:1 है, 3.5:1 है तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा इसके अंदर जो हम रेशो पढ़ते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं क्विक रेशो या फिर लिक्विड रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। तो सबसे पहला तो हमारे पास आ गया करंट रेशो, दूसरा हमारे पास आ गया क्विक रेशो। ओके, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स किसको बोलते हैं सर? बेटा जो करंट से भी ज्यादा लिक्विड होते हैं। करंट एसेट्स तो लिक्विड होते ही है, क्विक एसेट्स उससे भी ज्यादा लिक्विड होते हैं। तो अगर किसी को मेरी बहुत ही शॉर्ट टर्म पोजीशन देखनी है, 2-3 महीने की पोजीशन देखनी है, 1 साल की भी नहीं देखना चाहता कोई, 2-3 महीने की, तो वो ये वाला रेशो देखेगा। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर लिक्विड एसेट्स मिलेंगे कैसे? लिक्विड एसेट्स हमें मिलते हैं बच्चों करंट एसेट्स माइनस 3 चीजें हटा दो इसमें से, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको कभी भी क्विक रेशो निकालनी है तो क्विक एसेट्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे? करंट एसेट्स माइनस IPA। ज्यादातर एग्जाम्स में इन्वेंट्री दिया होता है, बस आपको ये हटाना है। ओके, इन्वेंट्री वाला पार्ट हटा देना है आपको, करंट एसेट्स में से पूरा ही इन्वेंट्री गायब कर देना है। सही है जी, परफेक्ट सर। 2 रेशोज तो हमें पता चल गई कौन कौन सी होती हैं लिक्विडिटी में, करंट रेशो, क्विक रेशो। करंट रेशो इज CA/CL, क्विक रेशो इज QA/CL। करंट लायबिलिटी सेम रहेंगी, करंट एसेट्स में सारे करंट एसेट्स ले लेना, क्विक एसेट्स में करंट एसेट्स में से IPA हटा देना। ठीक है, अब आ जाओ आप हमारे पास सॉल्वेंसी रेशोज कितनी होती हैं सर? सॉल्वेंसी रेशो ना बच्चों, सॉल्वेंसी रेशो में ध्यान रखना आपके पास मेनली किस चीज से डील करेगा? मेनली आपके लॉन्ग टर्म पोजीशन के बारे में बताएगा। तो यहां पे कुछ भी करंट नहीं होता यूजुअली, ज्यादातर लॉन्ग टर्म की बात करता है ये। सही है, तो जब आप सॉल्वेंसी में देखोगे तो सबसे अच्छी बात सॉल्वेंसी की ये है कि मैक्सिमम रेशोज के नाम में ही उसका फॉर्मूला है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है रेशोज, जो उसका नाम है वही उसका फॉर्मूला है। जैसे करंट रेशो में तो फिर भी सोचना पड़ता है कि करंट रेशो इज CA/CL, क्विक रेशो इज QA/CL, तो आपको सोचना पड़ता है। सॉल्वेंसी में सिंपल है, जो नाम है वही फॉर्मूला है, बस 2 के याद करने हैं आपको। जैसे सबसे पहले डेट इक्विटी रेशो। सर डेट इक्विटी रेशो क्या है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब सर डेट का क्या मतलब है? डेट का मतलब है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना, जब भी मैं डेट बोल रहा हूं तो मैं लॉन्ग टर्म डेट बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा। ये प्लीज अपने माइंड में सेट रखना। व्हेनेवर आई से डेट, डेट इज लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी। सर इक्विटी क्या है? इक्विटी है बच्चों शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड में सर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना? तो इक्विटी के लिए आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स, डेट के लिए आपको चाहिए नॉन करंट लायबिलिटीज। डेट इक्विटी रेशियो इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, इसका आइडियल भी 2:1 होता है। इससे ज्यादा रिस्की है, जितना कर्जा बढ़ेगा रिस्की हो जाएगा ना, तो इससे ज्यादा रिस्की होता है बच्चों। नेक्स्ट आता है सर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सर व्हाट इज दिस टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो? देखो नाम में ही है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स टू डेट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। सर ये टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे? देखो, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। हम लोग सर क्या ये बैलेंस शीट एग्जाम में भी बना सकते हैं? हाँ जी, आप बना के आओगे बच्चों इसको एग्जाम में वर्किंग नोट में। ओके, तो वर्किंग नोट में आप एग्जामिनेशन में ये बैलेंस शीट एज इट इज बना सकते हो, राइट? अब देखो क्या क्या होता है हमारी बैलेंस शीट में। सर नॉन करंट एसेट्स हो गए और करंट एसेट्स हो गए, ये तो इधर आ जाते हैं, है ना? ये इनका टोटल हो जाता है। और इधर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये मेरी बैलेंस शीट होती है, यही होती है ना। देखो आपकी बैलेंस शीट, बस वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल बना दी मैंने। क्या हो गया? इधर लायबिलिटीज ले ली, इधर एसेट्स ले लिए। अब देखो इस बार क्या फॉर्मूला है? इस बार टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट।
टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। तो टोटल एसेट क्या है? टोटल एसेट का मतलब है बच्चों ये, दिस इज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, ये जो टोटल आया। डिवाइडेड बाय डेट का मतलब आपको ये वाला लेना है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। देन वी हैव प्रोप्राइटरी रेशियो। सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट भी है, साउदर्न इंडिया कई बार एग्जाम में आया है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सर इक्विटी क्या है? इक्विटी इज योर शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी का क्या मतलब है? हमारे पास शेयर होल्डर फंड। और टोटल एसेट आप समझ ही गए, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो ध्यान रखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, और आपको ये चीजें लर्न कर लेनी है आज ही। ओके, नेक्स्ट आता है सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बच्चों ये दिखाता है कि आप कितना कमा रहे हो और उसके कंपैरिजन में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है अगर आपने कोई कर्जा वर्जा लिया हुआ है, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है, अर्निंग बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब सपोज करो कि आपका इंटरेस्ट है 1 लाख और आपकी अर्निंग है 2 लाख, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स। तो ध्यान रखना बच्चों, एक तो ICR जो है, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये टाइम्स में आता है। हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी में, ICR विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन टाइम्स। ओके, तो ये दिखाता है कि इंटरेस्ट से कितना गुना आप कमाते हो। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे 5 लाख कमाता हूं और ब्याज देना है 1 लाख, तो कितने गुना हो गया? 5 टाइम्स, राइट। मैं कमाता हूं 10 लाख, ब्याज देना है 1 लाख, तो कितने गुना हो गया? 10 गुना। तो जितना बढ़ता जा रहा है उतना अच्छा होता जा रहा है। तो ध्यान रखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई होता है उतना अच्छा होता है। ओके, अब कई बार ना बच्चों आपको एग्जाम में हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला में हमें चाहिए ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एग्जाम में ये नहीं दिया होता। एग्जाम में पता क्या दिया होता है? एग्जाम में दिया होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दिया होता है। अब तुम यहां से यहां कैसे जाओगे? क्या तरीका है? तो देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, तो आप कहां पहुंचते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। इसमें से फिर क्या माइनस होता है? टैक्स माइनस होता है। फिर आप कहां पहुंचते हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो यूजुअली एग्जाम में बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ होता है। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचना है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्सेस जो आपने दे दिए हैं प्लस इंटरेस्ट, तो आप यहां पे पहुंचोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको ये गिवन होगा और आपको यहां पे पहुंचना होगा। ठीक है, डन सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला भी अब आपको याद करना है। आज क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट। सर व्हाट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो? देखो नाम में ही है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब फिर से नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकल सकता है, या तो एसेट साइड से निकल सकता है या फिर लायबिलिटी साइड से निकल सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं बच्चों शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसी को बच्चों मुझे बताओ CA माइनस CL किसको बोलते हैं? CA माइनस CL बोलते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो हमारे पास कई बार वर्किंग कैपिटल दिया होता है, ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सही है। या फिर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स किसको बोल सकते हैं? टोटल एसेट्स को माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप किसी भी फॉर्मूला से यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हो। देखो
सपोज ये बैलेंस शीट है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 15 लाख, 15 लाख। देखो ऐसे दिया हुआ है, 5, 10, 15, 8 और 7, 15 ऐसे दिया हुआ है बच्चों, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप ये जोड़ लो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने यहाँ पे लिखवाया, ये शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, 10 लाख आ गया। या फिर आप करोगे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये ध्यान रखना, 8 and 17, 15 minus 5 तब भी 10 लाख ही आएगा। तो किसी भी अप्रोच से आप निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी या फिर एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। हर चीज नोट करना बच्चों। डन सर। इसके बाद आता है सर टर्नओवर रेशियोज। अब ध्यान रखना बेटा जी, टर्नओवर रेशियोज आपके पास नॉर्मली सारी की सारी टाइम्स में निकलती हैं। टर्नओवर रेशियो सारी की सारी किसमें निकलती हैं? टाइम्स में। टर्नओवर रेशियोज आपकी वर्किंग दिखाते हैं कि आप कितने इफेक्टिवली अपना काम कर रहे हो, कितने अच्छे से डेटर से पैसा ले रहे हो, कितने अच्छे से क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो, इन्वेंट्री कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हो। ये मेनली आपके वर्किंग को दिखाता है। तो सबसे पहला होता है, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे सर? इसको याद करेंगे बेटा, इतर टर्टर टप्टर वक्टर नटर फटर। क्या क्या हो गया सर? इतर टर्टर टप्टर वक्टर फटर नटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 6 रेशियोज हो गई, इतर टर्टर टप्टर वक्टर नटर फटर। ओके सर, इतर का मतलब है बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इतर का क्या मतलब है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फुल फॉर्म में लिखना, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है बच्चों ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, COGS, है ना। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इन्वेंट्री का अगर एवरेज करना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इन्वेंट्री का एवरेज करना है तो क्या फॉर्मूला चलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओके, तो COGS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर व्हाट इज दिस टर्टर? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो सर ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जिनसे पैसा लेना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा? या तो आप टोटल में से कैश हटा दो, टोटल सेल में से अगर आप कैश सेल हटा दोगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, है ना। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करना है। इन्वेंट्री का निकालना था तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स का निकालना है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तीसरा आता है बच्चों ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल, अब पेबल क्या है? पेबल जिसका पैसा देना है ना, जिसका पैसा देना है। तो सर वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा बच्चों क्रेडिट परचेजेस, जो उधार में खरीदा है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल फिर से ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सर वक्टर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये बच्चों सारे RFO की रिस्पेक्ट में निकलेंगे। देखो RFO। तो आपके लिए याद करना इजी है। RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। RFO इज सेल्स, राइट। RFO किसको बोलते हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल के लिए CA माइनस CL। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों RFO अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स किसका दूसरा नाम है? कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है मैंने आपको भी यहां पे सिखाई, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड से कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स एसेट्स ध्यान रखना ये आपको लेने हैं आफ्टर डेप्रीसिएशन। इसका मतलब ये नेट फिक्स एसेट्स लेने हैं आपको, नेट फिक्स एसेट्स, RFO डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। ओके डन सर। ये हमारे पास सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलाज हो गए टर्नओवर रेशियोज के, ठीक है। इतर, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, फटर, सारे के सारे आज याद करने हैं बैठ के आपको। आज आपको फोकस इसी पे करना है कि मेरे रेशियोज के फॉर्मूलाज मुझे सारे याद हो। ओके लास्ट आती है बच्चों हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी में 5 प्रकार की रेशियोज होती हैं। एग्जाम से पहले ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, सारे रेशियोज एक ही वीडियो में रिवाइज्ड है ना, बहुत यूजफुल वीडियो होगा आपके लिए। जीपी रेशियो, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीनों ही ट्रेडिंग P&L से मिलते हैं आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो ध्यान रखना तीनों प्रॉफिट्स निकालो, डिवाइड बाय सेल करो, इंटू 100 कर दो। सर तीनों प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, देखो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आप क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक। फिर आप क्या लिखते हो, नेट परचेजेस। सर नेट परचेजेस का क्या मतलब होता है, नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। फिर आप क्या लिखते हो, नेट सेल्स। नेट सेल्स का क्या मतलब होता है सर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फिर आप क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप क्या लिखते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों याद करो, फैक्ट्री वाले जैसे वेजेस है ना, प्रोडक्शन वाले जैसे कैरेज हो गया आपका, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, है ना, जितनी भी चीजें आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड, जितनी भी चीजें आपकी परचेज से रिलेटेड, इन सबको हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते थे। तो फैक्ट्री वाले इनवर्ड लगा हो, परचेज लिखा हो, प्रोडक्शन लिखा हो, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आती थी इसको हम बोलते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर आपको निकालनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको जीपी निकालना आना चाहिए। जीपी का बच्चों या तो आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, या फिर जीपी का एक फॉर्मूला भी होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर किस तरीके से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट होता है। सही है जी। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ये था, तो सेल्स में से ये सब हटा दूंगा तो अपने आप जीपी आएगा या नहीं आएगा, राइट। इसके बाद बच्चों इस जीपी को आप नीचे ले आते हो, बाय जीपी ब्रॉट डाउन। फिर हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमारे लिए नॉर्मली हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। सर बिजनेस से रिलेटेड जैसे सैलरी, ठीक है, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे ही इनकम्स, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग इनकम्स, जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड होंगी। अब आपके पास जो यहां पे प्रॉफिट आएगा उसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला बच्चों, इन दोनों को ऐड करो, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर आप इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही नीचे ले जाते हो, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर आप लिखते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ये रोज रोज नहीं होते यार, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स,
अब ये दोनों को प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपके पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। अभी जब मैं आपको अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने सारे फॉर्मूलाज याद करे हुए होंगे। आज मैं आपको इसीलिए टाइम दे रहा हूं कि आप सारे फॉर्मूलाज आराम से याद कर लो। ये सारी चीजें एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिख के अपनी दीवार पे लगा देना, रूम की, या जहां भी बैठते हो वहां लगाना। उठते बैठते रूम में घूमते फिरते उस पर नजर लगाओ, 5 मिनट देखो उसको कि क्या क्या लिखा हुआ है। जब तुम इस तरीके से 5 मिनट देखोगे ना ध्यान से, दिन में 10-12 बार रूम में जब भी आओ उस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो, तुम्हें सारा याद हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा। ट्रस्ट मी, कुछ भी तुम्हें याद ना हो ना, तो तुम ये टेक्निक फॉलो करके देखना, तुम्हें याद हो जाएगा। एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो, उस पर सारे फॉर्मूलाज लिखो, ये P&L वगैरह बना के लिखो, और जितनी बार रूम में आओ 5 ही मिनट लगेंगे, फटाफट पढ़ लो कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। देखो कैसे याद होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जीपी रेशियो निकालना है, तो सर क्या होगा? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो आपको ये पूरा बनाना आना चाहिए। ये आ गया तो आपसे चाहिए पूछ ले, चाहिए पूछ ले, चाहिए पूछ ले, आपके लिए आसान है। समझ गए? तो देखो, जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ठीक है जी। फोर्थ होता है बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो होता है बाबू, एक्सपेंसेस दिखाता है जो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हम लोग बोलते हैं बच्चों सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने मेनली सारे के सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लिए, है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमारे पास आ जाता है एक तो सीओजीएस, और एक आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऊपर वाला खर्चा और ये नीचे वाला खर्चा। जब आप सेल में से ये दोनों खर्चे हटा देते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, नहीं आ जाता है? भाई सेल में से ये दोनों खर्चे हटा दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर भैया ऑपरेटिंग रेशियो 60% है, तो समझ लो कि खर्चे 60% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? अगर 100 में से आपने 60% खर्च कर दिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर 40% हो गया। बिल्कुल सही बात है। खर्चे अगर 70% हो गए तो प्रॉफिट सर 30% हो गया। बिल्कुल सही बात है। खर्चे अगर 55% हो गए तो सर प्रॉफिट फिर 45% हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा 100% होता है। तो अगर आपको एग्जाम में दोनों निकालने के लिए आ गए ना, तो आप एक निकाल देना, दूसरा 100 में से माइनस करना, वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल। ऑपरेटिंग रेशियो में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हटा दो तो आपका दूसरा आ जाता है। कुछ भी आपको निकालना हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में दोनों आ जाए तो दोनों के फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट नहीं करना, कोई भी एक निकाल लो, दूसरा 100 में से माइनस कर लो, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। लो सर, ऑपरेटिंग रेशियो भी हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। लास्ट आता है बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ये होता है बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही ईबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? फिर से वही, या तो एसेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच भी पता है आपको, लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी पता है, अभी बताइए। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। तो ये थे बच्चों हमारे पास सारे के सारे रेशोज। एक जगह आ जाएंगे क्या? बहुत मुश्किल है, एक जगह लाने तो बहुत ही मुश्किल है, ज्यादा छोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा भी कुछ नहीं। तो बहुत कुछ हम लोगों ने आज देखा है। आप लोग इतना देखो क्या? लो जी, अब मुझे आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना इसमें दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, बट फिर भी एक जगह मैंने कर तो दिए। आप एक बार इसको देख लो, आपकी कॉपी में वैसे सारे के सारे आ गए होंगे। तो हमने पूरे के पूरे रेशियोज, मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज लिखवा दिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ कैलकुलेट होती है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो हर चीज़ मैंने आप लोगों को लिखवा दी। ईच एंड एवरी फॉर्मूला, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा टाइम्स में, कौन सा परसेंटेज में, हर चीज़ आप लोगों ने देखी, अपने पास लिखी।
गाइस शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। आपको ये डेटा दिया हुआ है और डेटा में जितनी भी चीज़ें हैं, देखो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, ये डेटा दिया हुआ है। हमें क्या क्या करना है, कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियोज। हमें लिक्विडिटी रेशियोज निकालनी है। अब देखो लिक्विडिटी रेशियोज में सर कितनी रेशियोज होती हैं? लिक्विडिटी रेशियोज में आपके पास दो रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी? करंट रेशो, करंट रेशो के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एक होती है क्विक रेशो, क्विक रेशो के लिए हमें चाहिए क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। तो ये फॉर्मूलाज लगा के हम सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करंट एसेट्स ढूंढते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नॉन करंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगा करंट एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं आएगा, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा 40,000। ठीक है सर। गुडविल भी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स मुझे नेट वैल्यू पे लेने हैं, यानी ये लेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी मेरे करंट एसेट्स हो जाएंगे। तो करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी मेरा करंट एसेट हो जाएगा। करंट एसेट्स, पेबल इज करंट लायबिलिटी, रेंट पेबल इज करंट लायबिलिटी, डिविडेंड पेबल इज करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री ये मेरा करंट एसेट है। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मेरा करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देखो हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, उसके साथ साथ इनकम टैक्स पेड इन एडवांस दिया हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या ले लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हमारे पास करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमारे पास ये भी आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम पेड इन एडवांस। जो पेड इन एडवांस होता है ये आपका करंट एसेट हो जाता है ना। तो करंट एसेट कितने हो गए आपके पास सर? 40 और 180 220, 220 और 80 3 लाख, 3 लाख और 390 690, 690 और 30 720, 720 के तो करंट एसेट्स हो गए। अब चाहिए मुझे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? करंट लायबिलिटी है हमारे पास, फटाफट से ये हटा रहा हूं मैं। करंट लायबिलिटीज हैं बच्चों, सबसे पहले तो ये रही 10,000, फिर ये आ गया 30,000, है ना। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई। एक ये है 55,000, ओके ठीक है जी। एक ये है 25,000, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, ठीक है ओके सर। बस कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। चलो भाई इनका टोटल लगा दो फटाफट से। 1 20 और 10 1 30, 1 30 और 30 1 60, 1 60 और 55 और 25 65 75 80, 1 60 और 80 कितना हो जाता है हमारे पास? 2 40। तो ये आ गया बच्चों 3:1। देखो करंट रेशो कितना आ गया आपका? 3:1 आ गया, है ना। अब चाहिए क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये तो आपके पास 240 आएगा। क्विक एसेट्स कैसे निकालते हो सर? क्विक एसेट्स निकलते हैं करंट एसेट्स माइनस आईपीए। आपको पता होना चाहिए क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं। करंट एसेट्स में से जब आईपीए हटा दो तो करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं सर? करंट एसेट्स तो हैं हमारे पास 720 के। इन्वेंट्री हटा दो, इन्वेंट्री कितना था? इन्वेंट्री है सर 390, एक तो ये हटा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर पे है, 2 3 4 5 नंबर पे, ठीक है। इन्वेंट्री हटा दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो मुझे कोई नहीं दिखे। एडवांस टैक्स दिखा था 30,000, 30,000 ये हटा दो। तो 720 में से बच्चों 420 अगर हम हटा दें तो 3 लाख रुपए आ जाता है ना। 3 लाख डिवाइडेड बाय 240, तो 1 पॉइंट कितना आएगा? कैलकुलेटर चाहिए होगा हमें। 3 लाख डिवाइड बाय 240, 1.25:1, 1.25:1। तो देखो जब भी आपको लिक्विडिटी रेशियोज निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशो चाहिए और क्विक रेशो चाहिए। करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, सिंपल बैलेंस शीट याद होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ आती है। करंट लायबिलिटीज भी आपको एग्जैक्टली वो ले लेनी है।
क्विक रेशियो निकालनी है तो क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगे, करंट एसेट्स में से IPA इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स हटा दो बस। ओके, लो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा जी इस सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही शानदार है। क्या लिखा हुआ है, अ बिजनेस हैज करंट रेशियो ऑफ 3:1। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देख के कंफ्यूज मत होना, इस पीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डलवाए हुए हैं, बट मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और आपको आने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, वो तुम वैसे ही कर लोगे, उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1। देखो करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, करंट रेशियो इज 3:1, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। क्विक रेशियो ऑफ 1.2:1, क्विक रेशियो इज 1.2:1, ऐसे लिखते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चों कभी भी आपको ऐसा रेशियो दिया हो ना क्वेश्चन में, तो उस रेशियो को ओपन कर लो हमेशा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज 180, वर्किंग कैपिटल 180 है, वर्किंग कैपिटल इज 180। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं सर, CA माइनस CL को बोलते हैं 180, ठीक हो गया। देखो ये भी हमें गिवन था, टोटल करंट एसेट्स निकालने हैं और इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या बोलोगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 करंट लायबिलिटी इज करंट एसेट, करंट एसेट किसके बराबर आ गया, 3 करंट लायबिलिटीज के बराबर आ गया। अब आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्विक एसेट्स इज 1.2 करंट लायबिलिटीज, आपको ये भी पता चल गया, सही हो गया। अब देखो यहां से आपको करंट एसेट की वैल्यू पता चली, वो क्या है, 3 करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे करंट एसेट की जगह 3 करंट लायबिलिटी लिख दे, 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज 180, तो 3 - 1 ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज इज 180, तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा 180/2, 90,000 रुपीज की बच्चों करंट लायबिलिटीज आ गई। ओके चलो सर, हमें ये तो पता चल गया कि 90,000 की करंट लायबिलिटीज हैं। अब अगर 90,000 की करंट लायबिलिटीज है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 3 × 90, तो करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे, 2,70,000 रुपए के करंट एसेट्स आ जाएंगे, 270 के हमारे पास करंट एसेट्स आ गए, ठीक है जी। अच्छा ओके सर, अब मुझे ये बताओ जरा, आपको इन्वेंट्री ढूंढना है, इन्वेंट्री किसके बीच का डिफरेंस होता है, करंट एसेट और क्विक एसेट्स के बीच का, है ना। तो अब यहाँ पे आप करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ भी रख दो, क्विक एसेट्स आ जाएंगे 1.2 × 90, 90 × 1.2 कितना बैठता है, 90 × 1.2, 1,08,000, 1,08,000 बच्चों हमारे पास क्विक एसेट्स आ गए। अब देखो आपको पता है करंट एसेट्स माइनस IPA इज इक्वल टू क्विक एसेट्स, ऐसा होता है बच्चों, है ना। अब PA तो कुछ है ही नहीं, तो ये मान लो कि बस इन्वेंट्री, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख दूं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितने के हैं, 270 के हैं, माइनस इन्वेंट्री इज 1,08,000, तो यहां से इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 270 माइनस 1,08,000, तो 270 माइनस 1,08,000 1,62,000, ये आ गया देखो आपके पास इन्वेंट्री 1,62,000। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सावधान इंडिया सवाल, कि आपको रेशो दिया हुआ और आपको अंदर की कोई वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना उस रेशो को ओपन करो और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके ले लो सर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी डन है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेट इक्विटी रेशो फाइंड आउट करना है। सर डेट इक्विटी का मतलब अब हम आ गए हैं सॉल्वेंसी रेशोज में। तो सॉल्वेंसी में क्या थे मेनली, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, है ना, इस तरीके के, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो ज्यादातर इस तरीके के रेशोज में आपको सारी चीजें गिवन होती हैं, बहुत ज्यादा दिमाग इनमें नहीं लगाना पड़ता। तो देखो सबसे पहले मुझे निकालना है डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। अब ढूंढो जल्दी से लॉन्ग टर्म डेट के नाम पे क्या है, लॉन्ग टर्म डेट के नाम पे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है बस,
कर्जा तो यही है ना, 12 लाख रुपए का। हाँ जी सर, 12 लाख रुपए का यही है। अब मुझे चाहिए इक्विटी। इक्विटी होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए क्या करें, एक बैलेंस शीट बना लो, एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लो वर्किंग नोट्स में। अब क्या क्या होता है बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये होता है। वैल्यू भरनी चालू करो। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट, ये तो हमारे हो गए नॉन करंट। तो 15 और 6 21 और 1 22, ये तो हो गए 22 लाख रुपए के नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, 5 50 और 1 70, 5 50 6 50 और 6 50 और 70, 6 50 और 70 कितना हो जाएगा, 7,20,000, ये करंट एसेट्स हो गए। उसके बाद ट्रेड पेबल कितना है हमारे पास, ट्रेड पेबल है बच्चों 1,20,000 रुपए का, ओके। और नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 12 लाख रुपए की, ठीक है जी। नाउ 22 और 7, 29,20,000, 29,20,000 इधर भी होगा, जो इधर का टोटल होता है बच्चों वही इधर का भी टोटल होता है ना। इस टोटल में से आपको सिंपली 13,20,000 रुपए हटाने हैं। तो आप बेटा जी जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में से 29,20,000 में से 13,20,000 हटाते हो तो क्या बच जाता है, 16 लाख रुपए बच जाते हैं। 16 लाख रुपीज ये मैंने बैलेंस में निकाल दिया, ये मैंने निकाला बैलेंस में, इसको यहां रख दो। 16 लाख रुपीज यहां रख दो तो कितना आ जाएगा, 12/16 0.75 होता है क्या, हाँ जी 0.75:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में डेटा कंप्लीट गिवन ना हो। डेट अपॉन इक्विटी चाहिए था तो डेट तो था, इक्विटी नहीं था, तो इक्विटी के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है ऐसा सवाल। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ओके। अब सर आपको इक्विटी चाहिए और टोटल एसेट्स चाहिए, एक रेशियो गिवन है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ये 2:1 गिवन है, ये गिवन है 2:1। तो अगर हम डेट की वैल्यू दी हुई है 5 लाख, तो डेट की जगह यहां पे मैं 5 लाख रख देता हूं, तो टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 10 लाख। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 10 lakhs। लो सर, टोटल एसेट्स तो हमें मिल गए 10 लाख रुपए के। अब मुझे चाहिए इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपके पास क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो भाई अब डेटा ढूंढते हैं और क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। लो सर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेट का हाफ है, 0.5 इज हाफ, तो डेट कितने का है, डेट था हमारे पास, डेट गिवन था 5 लाख रुपए का, तो 5 का हाफ कितना होगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख का तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका 25% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो इसका 25% कितना होगा 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 25% will be 62,500। 62,500 ये इसी का हमने 25% करा है, ओके। आगे लिखा हुआ है जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स इज 10 लाख, रेट ऑफ टैक्स इज 40%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच्चों हमारी बैलेंस शीट में वो जाता है फाइनली टैक्स वैक्स देने के बाद, तो 10 लाख में से 40% हटा दो तो मेरा जो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
10 में से 40 हटाऊंगा तो 60,000 का ये आ जाएगा। तो मेरा बेसिकली ये रिजर्व ये है, ठीक है। 250, 62, 500 और 6 लाख, वो आ जाएगा 9,12,500। 6 लाख है ना ये, 9,12,500, 6, 7, 8, हाँ जी 9,12,500। ये आपके पास इक्विटी आ गया। इक्विटी है 9,12,500। तो सर हमारा प्रोप्राइटरी रेशो कितना बैठेगा? प्रोप्राइटरी रेशो बैठेगा 0.912 रेशो 1, 0.912 रेशो 1। ये आपका आंसर है बच्चों। तो प्रोप्राइटरी रेशो आपको निकालना आ गया। प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? सीधा सीधा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स में आपको क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लेनी है आप समझ गए। टोटल एसेट्स भी आपने लिख लिया, इक्विटी भी आपने लिख लिया। डन है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, अगले पे चलते हैं। अब आ गया बच्चों हमारे पास एक अगला सवाल, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बड़े ध्यान से करना है। देखो क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है From the following details obtained from the financial statements of KX Limited, calculate interest coverage ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। तो सर अर्निंग बिफोर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस चाहिए मुझे चाहिए ये EBIT। इसमें से बच्चों पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर आपके पास आता है EBT, इसमें से टैक्स माइनस होता है, फिर आपके पास आता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। आपको यही दिया हुआ था, देखो आपको यही दिया हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब यही होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? 6 लाख रुपए। ये दिया है बच्चों 6 लाख रुपीस। अब मुझे चाहिए ये EBIT। इस EBIT को मैं कैसे ढूंढूं? इस EBIT को ढूंढने के लिए मुझे ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। तो टैक्स कितना है सर? टैक्स तो सर 40% है। अब टैक्स किस पे लगता है? टैक्स इस पे लगता है EBT पे। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो EBT निकालने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हो। EBT के लिए या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, EAT इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, EAT कितना है? 6 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स, 100 माइनस टैक्स इज 40, 100 माइनस 40 इज 60, ये आ जाएगा। तो 6 लाख इंटू 100 अपॉन 60 कितना आ जाएगा? देखो तो बेटा जी यहाँ पे 0 से 0 खत्म, यहाँ 6 से 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीस का आपके पास सीधा सीधा EBT आ गया। EBT सीधा सीधा कितना आ गया? 10 लाख रुपीस। ओके, 1 इंटू 0 10 लाख। आज 0 कम क्यों लग रहे हैं? 10 लाख रुपए बच्चों आपका EBT आ गया। एक तरीका तो ये है, देखो 10 लाख का 40% 4 लाख रुपए माइनस हुआ होगा तो ये 6 लाख आया होगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लो, EBT का फॉर्मूला EAT इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स। दूसरा तरीका क्या है सर? इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं 10 लाख। दूसरा तरीका है बच्चों कि आप मान लो, लेट कर लो अर्निंग बिफोर टैक्स को X। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया? X। ओके, अब इस पे 60% टैक्स लगा होगा। 60% था 40% था? 40% बच्चों इस पे टैक्स लगा होगा। अगर 40% टैक्स लगा है तो X का 40% इज 0.40x। X का 40% कितना होता है? 0.40x। X में से 40% हट गया तो 0.60 बच गया। X का मतलब 100 होता है, या 1 मान लो, 1 में से 0.40 हट गया तो कितना बचा? 0.60 बचा। ये क्या आ गया? ये आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसका वैल्यू बताया आपको कितना है? इसका वैल्यू अर्निंग आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपए। X का वैल्यू निकाल दो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.60, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा। तो देखो यही आ गया, 6 लाख इंटू 100 अपॉन 60। 6 लाख इंटू 100 अपॉन 60 कितना बनेगा? फिर से 10 लाख बनेगा। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो बच्चों। ओके, चलो सर इंटरेस्ट बता दो। बेटा 40 लाख रुपए के डिवेंचर थे 12%, तो 40 लाख रुपए पे 12% कितना बनता है? 40 लाख पे 12%, 12, 24, 36, 48, 480 का आपका इंटरेस्ट हो गया। तो
ऊपर EBIT कितना होगा, 10 लाख में 480 प्लस करो 14,80,000, 14,80,000 से 480 गया तभी तो 10 लाख आया होगा, तो 14,80,000 का EBIT मिल गया, 14,80,000 का EBIT मिल गया, डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 480। तो आप इंटरेस्ट का कितना गुना कमाते हो ये टाइम्स में आता है, 1480 डिवाइडेड बाय 480 3.08 टाइम्स, 3.08 टाइम्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा इस क्वेश्चन में आपको बस यहां घुमाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला पार्ट, बी पार्ट आप मुझे बताओगे, सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, छोड़ो। विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशो चेंज, यहां से आप मुझे बताओगे क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशो चेंज होगा अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी डिबेंचर रिडीम कर दे 5 लाख रुपए के। इसका मतलब अगर ये 40 की जगह 35 लाख हो जाए तो इंटरेस्ट चेंज होगा, है ना, इंटरेस्ट चेंज होगा बस। तो इस 35 लाख पे अगर आप 12% के हिसाब से इंटरेस्ट से करो तो तब बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, 40 की जगह 35 लाख है, बाकी सब सेम है। अब बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आएगा। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गया बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो निकालना है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम बोलेंगे सर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट जब भी बोलते हैं तो लॉन्ग टर्म डेट, मैंने बताया ना लॉन्ग टर्म डेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म डेट सर शेयर कैपिटल नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, P&L नहीं, डिबेंचर, ये रहा, ये लॉन्ग टर्म है। 10% लोन, ये भी लॉन्ग टर्म हो गया। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए बच्चों, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी में ही जाते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी के लिए तो हमारे पास ये 3 चीजें हो गई, 1 2 3, 360 और 140 5 लाख, 5 और 1 6 लाख, 6 लाख रुपीस की तो हमारे पास हो गई डेट, 6 लाख रुपए के तो डेट हो गए। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए 2 है, या तो एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड से तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड से निकाल देता हूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के लिए शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस बच्चों लॉस होता है, तो ये तो माइनस होगा। ओके 850 और 80 कितना हो गया, 80 माइनस 30 50। ये क्या करना है आपको, 80 में से 30 हटा दो तो 50 आ जाएगा। 850 और 50 9 लाख रुपीस का तो हो गया आपके पास शेयर होल्डर फंड। और नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है, 6 लाख रुपए की, तो 15 लाख रुपए का बच्चों आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो 6 लाख अपॉन 15 लाख आपके पास 0.4:1, 0.4:1 इज द आंसर। हमेशा ध्यान रखना बेटा जी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट कौन सा, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट। तो प्रोविजंस में हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट था, लोन फ्रॉम बैंक, ये तो बोरोइंग्स है दोनों की दोनों। और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाला, जिसका फॉर्मूला लगाया शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। चलो भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सर, इसका मतलब टर्नओवर रेशोज पे आ गए हम। हाँ जी, टर्नओवर रेशोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग 28 प्लस क्लोजिंग 52 डिवाइड बाय 2, है ना। तो 28 और 52, 52 62 72 80 अपॉन 2, 40,000 रुपीज का तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया। 40,000 रुपीज का एवरेज इन्वेंट्री आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स ये दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है बच्चों 25% ऑन कॉस्ट। अब फंस गए हम, सर जीपी तो 25% ऑन कॉस्ट है और मेरे पास तो सेल गिवन है, क्या करें। तो बच्चों ऐसा कभी भी हो तो मैं तुम्हें एक टेबल लिख के दे रहा हूं जीपी की, जो तुम्हें हेल्प कर देगा बहुत अच्छे से ये आंसर्स निकालने में। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ हो तो ऑन सेल जाना आपके लिए बड़ा आसान है,
ऑन सेल दिया हो तो ऑन कॉस्ट आना आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है। कॉस्ट पे अगर ऐसे दिया हुआ है 100%, 50%, 33%, 25%, 20%, तो वो सेल पे कितना होगा, 50 से चालू कर दो बस, 50, 33, 25, 20, 16.67। ये उल्टा भी एप्लीकेबल है। अगर आपको जीपी सेल पे दिया हुआ है, आपको कॉस्ट पे चाहिए तो इधर चल पड़ेगा, सही है। ये टेबल बच्चों अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, आपका काम हो जाएगा। 100, 50, 33, 25, 20, 99% ऑफ द केसेस में यही परसेंटेजेस आती हैं। ओके, 99% ऑफ द केसेस में। अगर कोई और केस आ गया तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता रहा हूं। अगर कोई भी परसेंटेज कॉस्ट पे x अपॉन वाई होती है, आपको सेल पे लेके जाना है, तो सेल पे लेके जाने के लिए x अपॉन एक्स प्लस वाई कर दोगे। और अगर ऑन सेल दिया हुआ है x अपॉन वाई, आपको कॉस्ट पे लेके जाना है, तो कॉस्ट पे ले जाने के लिए x अपॉन वाई माइनस एक्स कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, तो 25% को क्या मैं 25 अपॉन 100 लिख सकता हूँ। 25 अपॉन 100 का क्या मतलब हो गया, 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 4 ऑन कॉस्ट है ना। अब मुझे चाहिए सेल पे, क्योंकि मेरे पास सेल गिवन है। अगर ये जीपी का परसेंटेज सेल पे हो तो मैं सीधा इस पे अप्लाई कर दूंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा, x का वैल्यू 1, y का 4, 1 अपॉन 1 प्लस 4, 1/5 ऑन सेल आ गया। देखो 1/5 को 20% ही बोलते हैं, तो कॉस्ट पे अगर 25 आया तो सेल पे अपने आप 20 आ गया। देखो आ गया या नहीं आ गया। तो ये फॉर्मूला आपका तब लग जाता है अगर इसमें से कोई अलग हो, लेकिन 99% ऑफ द क्वेश्चंस में यही डेटा होगा, तो टेंशन मत लो, ये टेबल से काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल सेल का 20% आ गया जीपी, 25% कॉस्ट है, तो 20% ऑन सेल है। सेल कितना है, 6 लाख, 6 लाख का 20%, तो जीपी हो गया 6 लाख का 20%, 1,20,000। 1,20,000 का बच्चों आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर 1,20,000 का प्रॉफिट है, सेल आपका 6 लाख है, तो 6 लाख में से 1,20,000 हटाऊं तो कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट कैसे निकलता है, सेल माइनस जीपी। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, सेल कितना है 6 लाख, जीपी कितना है 1,20,000, तो कॉस्ट आ गया 480। भाई सीधी सीधी सी बात है ना, तुमने कोई माल 6 लाख रुपए का बेचा है और तुम्हें कितने कमाए तुमने उसमें 1,20,000, तो कितने का पड़ गया 480 का। तो 480 आप यहाँ पे लिख दो COGS, ठीक है। तो कितना टाइम्स आ जाएगा ये, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स बच्चों आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया, ठीक है जी। आई होप आप लोग को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वाला क्वेश्चन समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। जितने भी सवाल करा रहा हूं मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गए बच्चों हम अगले सवाल पे। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाता है। देखो लिखा हुआ है आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स गिवन है, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये 8 टाइम्स गिवन है ना। और COGS 2 लाख रुपए दिया हुआ है। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसी को बोलते हैं COGS को, ठीक है। तो यहां से आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 5 तो 25। एवरेज इन्वेंट्री जो आ गया 25,000 रुपीज का आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ये होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 25,000। तो वैल्यू क्या बना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 50,000, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इसका मतलब शुरू का इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यानी कि अगर क्लोजिंग x है, इन्वेंट्री क्लोजिंग से, ठीक है, अगर क्लोजिंग x है तो जो बिगिनिंग का इन्वेंट्री है यानी कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है इट इज
1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। बच्चों यहां पे बहुत नंबर कटते हैं। अगर ये लिखा हो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मैं सीधा बोलूंगा क्लोजिंग अगर x है तो ओपनिंग 1.5x है। ये इस लैंग्वेज का काम है, प्लीज इसको अपने पास नोट करना। ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स का मतलब 1.5 गुना, तो अगर ये x है तो ये 1.5x है। लेकिन इसने यहां ऐसा नहीं बोला, इसने बोला 1.5 टाइम्स मोर, 1.5 गुना से ज्यादा है, वो 1.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब 1.5x प्लस x, इतना तो है ही है, इससे 1.5 गुना ज्यादा। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। तो जो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1.5x प्लस x यानी 2.5x है बच्चों, समझे? बस अब यहां पे वैल्यू फिल कर दो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 50,000। ओपनिंग है आपके पास 2.5x, क्लोजिंग है आपके पास x, ये वैल्यू 50,000 है। तो 3.5x इज 50,000, x कितना होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5। 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 कितना आता है? डिवाइडेड बाय 3.5 14285 पॉइंट्स में आ रहा है। 14285 बच्चों, 14285 आपका x हो गया, x यानी कि क्लोजिंग। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया 14,285। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा? बस 50 में से माइनस कर लो, क्योंकि दोनों का सम 50 था। 50,000 माइनस 14285, 35715। ये बच्चों हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होंगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है बच्चों। ठीक है जी, डन सर। चलो जी, अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल है बच्चों, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? टर। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सर क्रेडिट सेल कैसे निकालूं? तो देखो लिखा हुआ है टोटल सेल जो है वो तो 4 लाख की है, कैश सेल जो है वो 25% है क्रेडिट सेल का। लो जी, इसने और उलझा दिया हमें। इसने बोला जो कैश सेल है वो 25% है उधार की सेल का। ओके चलो ये भी देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि अगर क्रेडिट सेल x है, उधार की सेल अगर x है, मैंने क्रेडिट को x मान लिया, तो कैश की कितनी होगी? कैश की सेल 25% है क्रेडिट सेल का, तो कैश सेल इसका 25%, x का 25 होता है 0.25x, 30% होता है 0.30x, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं आपने ऐसे। 50% होता है 0.50x, है ना। उसके बाद आपको कैश भी पता चल गया, क्रेडिट भी पता चल गया, दोनों का सम अगर कर दूं तो टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल हो गया 1.25x और टोटल सेल का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल सेल का वैल्यू है 4 लाख। तो x का वैल्यू कितना होगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.25। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 अगर मैं करूं, 4 लाख डिवाइड बाय 1.25 ये है 320। x का वैल्यू 320 आ गया। तुमने x किसको लिया था? उधार की सेल को। 320 आपको यही चाहिए। अब मुझे चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। उसके बारे में क्या डेटा है? क्लोजिंग तो ये है, क्लोजिंग तो है 1 लाख के। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज 40। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग का मतलब पता क्या है? कि क्लोजिंग ज्यादा है। क्लोजिंग ज्यादा है किससे? ओपनिंग से। कितना? 40,000। 40,000 ज्यादा है। तो अगर क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है तो ओपनिंग 60,000 के होंगे, है ना भाई। 60 में 40 जोड़ू तो अभी तो 1 लाख आता है।
तो ओपनिंग कितने के हो गए? ओपनिंग हो गए 60,000 रुपए के, ओपनिंग हो गए 60,000 रुपीज के, क्लोजिंग हो गया 1 लाख रुपीज का। एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 160 अपॉन 2, 80,000 रुपीज के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, 80,000 रुपीज के। तो वैल्यू कितना आया? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में जो आंसर आया क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वो आ गया 4 टाइम्स। चलो भाई डन है जी, डन सर। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? वीडियो को पॉज करो और करना चालू कर दो खुद से, क्योंकि जब तक तुम लोग मुझे आंसर्स नहीं बताओगे ना तब तक मजा नहीं आने वाला। ओके, क्या निकालना है सर? कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। सर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो आप ये बताओ। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है RFO अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब समझते हो? नेट एसेट्स इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके चलो भाई, RFO यानी कि सेल्स। सर सेल तो नहीं दिया हुआ, कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट कितना है? 12,80,000 रुपए, 1280, और जीपी 25% कॉस्ट का ही है। फिर तो आसान है, अगर यहाँ पे जीपी ऑन सेल होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता परसेंटेज। अभी आसान है, कॉस्ट ये है, जीपी इसका 25% है, तो 1280 का 25% कितना होगा? 12,80,000 का 25%, 320। 320 मैंने इस पे जीपी कमाया, तो सेल आ गई आपके पास। आपके पास सेल आ जाएगी बच्चों, है ना। जीपी इसी का 25% था, तो कितना हो जाएगा ये? 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीस का तो RFO आ गया। अब मुझे निकालना है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए 2 अप्रोच है, एसेट साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। क्या क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके बाद इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ट्रेड पेबल है। इसका मतलब एक करंट लाइबिलिटी है और उधर टोटल एसेट्स भी हैं, है ना। तो इस बार हम लोग कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं? इस बार हम लोग लगा सकते हैं बच्चों सीधा सीधा। सर अब तो लग सकता है हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एसेट साइड अप्रोच, है ना। तो एसेट साइड अप्रोच नेट एसेट्स के लिए एसेट साइड अप्रोच लगाओ। क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो भाई फटाफट से आंसर बताओ कितना आ रहा है। कर दो भाई, कर दो फटाफट से, सम कर दो। सर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट तो हमारे पास यहाँ तक है, यहाँ तक है, इन सब का सम करो। चलो भाई फटाफट से। सर इसके अंदर लूज टूल्स भी है, माइनस करने हैं क्या? नहीं बेटा, सिर्फ करंट रेशियो के लिए करने होते हैं। ओके, 180 प्लस 20 इज 2 लाख, 240, 280, 280 और 2, 380, 480, 480 और 50, 530, 530 के तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए। करंट लायबिलिटी 30,000 ये हटा दो, 5 लाख रुपए के मेरे पास नेट एसेट्स आ गए। तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना आंसर आना चाहिए हमारे पास? 16 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इज 3.2 टाइम्स। 3.2 टाइम्स इज आवर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ले लो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो भी डन हो गया सर। अगला सवाल क्या है? कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। लो जी सर, अब इस बार बच्चों फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो निकालना है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है? सर फिक्स एसेट्स टर्नओवर निकलता है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो इज RFO डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन से चाहिए होते हैं? नेट फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में आप क्या लोगे? लैंड एंड बिल्डिंग ले लोगे, फर्नीचर फिक्सचर ले लोगे, कंप्यूटर ले लोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर और पेटेंट, क्या सॉफ्टवेयर और पेटेंट भी आपके पास फिक्स एसेट्स हैं सर? क्या सॉफ्टवेयर और पेटेंट को भी फिक्स एसेट्स में लोगे? बिल्कुल लोगे भाई, इंटेंजिबल है तो है ही ना, तो इनको भी ले लो। इन्वेंट्री को नहीं लोगे क्योंकि इन्वेंट्री इज करंट एसेट। तो फिक्स एसेट्स तो आपके पास ये हैं। अब मुझे चाहिए सेल। जीपी कितना है? जीपी दिया हुआ है सर 6 लाख रुपीज। ओके, और जीपी कॉस्ट का कितना परसेंट है? 25%। तो अगर कॉस्ट x है, जीपी इसका 25% होगा, यानी जीपी होगा हमारे पास 0.25x
ये है, और ये जीपी की वैल्यू दी हुई है। जीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 लाख। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, यहां से हटाओ 100 4, 24 लाख रुपए वैल्यू आ गई। 24 लाख रुपए का हमारे पास कॉस्ट आ गया। 24 लाख का क्या आ गया बच्चों? कॉस्ट आ गया। अभी मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल, आरएफओ। तो अगर 24 लाख की कॉस्ट है जिसपे तुम 6 लाख का जीपी कमाते हो, तो सेल कितना है? सेल कैसे निकलता है? कॉस्ट प्लस जीपी। 24 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस का तो सेल आ गया। और फिक्स एसेट्स कैसे निकलते हैं? फिक्स एसेट्स के लिए हमारे पास सब कुछ तो गिवन है। 5 लाख, बस मुझे इन्वेंट्री नहीं लेना। 5 लाख, 6 लाख 50 हजार, 7 लाख 20 हजार, 7 लाख 40 हजार, 7 लाख 50 हजार, 7 लाख 50 हजार। लो जी, 30 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख 50,000, 30 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख 50,000 इज 4 टाइम्स। सीधा सीधा बच्चों 4 टाइम्स हमारे पास आंसर आ गया। ले लो बेटा जी, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया बच्चों आपके पास कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, है ना। आरएफओ आपको गिवन है 12 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? वर्किंग कैपिटल इज सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट तो दिए हुए हैं 5 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज आपको नहीं दी। बैलेंस शीट बनाओ, जब भी डेटा ना हो बैलेंस शीट मदद करेगी। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। चलो सर, सर टोटल एसेट्स दे दिए। सर टोटल एसेट्स कितने हैं? 8 लाख। तो इन दोनों का सम है 8 लाख। इन दोनों का सम कितना है? 8 लाख। ठीक हो गया, सही है सर। नॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा देखो अगर उधर 8 लाख है तो इधर भी 8 लाख होगा। नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख। शेयर होल्डर फंड है 2 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है। तो बताओ 8 में से अगर 6 हटा दिया तो 2 लाख की करंट लायबिलिटी आ गई। 2 लाख की यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिख दो बच्चों। सीए माइनस सीएल, 5 माइनस 2 3 लाख, इसको यहाँ पे पुट कर दो। 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। ठीक है जी, डन सर, क्या बात है यार। आओ जी, नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आ गए हैं बच्चों हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। देख रहे हो, हमने लिक्विडिटी के भी क्वेश्चंस करे, सॉल्वेंसी के भी करे, टर्नओवर के भी करे। अब आ गए हैं हम लोग किस पे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मेनली प्रॉफिट्स का काम होगा, कुछ भी निकालना होगा तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी, अब ट्रेडिंग P&L बनेगा। ओके, तो जीपी रेशियो कैसे निकलता है? सर जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल इंटू 100। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। कैश सेल इज 1/3 ऑफ टोटल सेल। कैश सेल है 1,40,000। ओके ठीक है जी। आपको क्या दिया हुआ है? आपको कैश सेल दिया हुआ है 1,40। कैश सेल दिया हुआ है 1,40 और ये कैश सेल टोटल सेल का 1/3 है। तो अगर टोटल सेल X है तो कैश सेल X का 1/3 है। इसका मतलब X/3 है ना। कैश सेल की वैल्यू कितनी है? X/3 और कैश सेल की वैल्यू गिवन है 1,40,000। तो X की वैल्यू कैसे निकालोगे? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। X इज 140 इंटू 3। 140 इंटू 3 बताओ ना बच्चों। 140 इंटू 3 4,20,000। 420x आ गया। x क्या लिया था मैंने लिया था x टोटल सेल को। ठीक है जी, हमें यही चाहिए होती है। ओके
सेल रिटर्न तो गिवन नहीं है ना, नहीं सेल रिटर्न गिवन नहीं है, तो सेल तो मुझे मिल गया 420। अब मुझे जीपी ढूंढना है। जीपी के लिए क्या दिया हुआ है? जीपी के लिए हमें आई गेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा एक छोटा सा। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे जीपी आ जाता है, ऐसा होता है ना। आओ अब चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैश परचेजेस 25% है क्रेडिट परचेजेस का, और कैश परचेजेस 50,000 है। लो सर, कैश परचेजेस इज कितना? 50,000। और ये कैश परचेज 25% है क्रेडिट परचेज का। 25% किसका है? क्रेडिट परचेज का। तो अगर क्रेडिट परचेज x है तो कैश इसका 25% होगा, है ना। कैश इसका 25% है, 25% का मतलब 0.25x, 0.25x। और ये 0.25x की वैल्यू दी हुई है 50,000। 0.25x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50,000। तो x की वैल्यू निकाल दो सर। x विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 0.25, पॉइंट हटाया 104, 2 लाख रुपए वैल्यू आ गई क्रेडिट परचेज की। 2 लाख रुपए वैल्यू आ गई क्रेडिट परचेज की, जिसको हमने x के बराबर मांगा था। तो अब क्रेडिट परचेज और कैश परचेज इसको जोड़ूं तो टोटल परचेज आ जाएगा, है ना। 50 की कैश परचेज, 2 लाख की क्रेडिट परचेज, तो 250 का हो गया। तो 250 का तो मेरे पास परचेज हो गया। ठीक है सर, आगे क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है, ओपनिंग स्टॉक 30,000 है। आगे क्या लिखा हुआ है सर? सर सेल हमने कितनी निकाली थी? एक्स हमने टोटल सेल को लिया था ना, सेल हमने ली थी 420 की। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 ज्यादा है ओपनिंग से। क्लोजिंग 10,000 ज्यादा है तो 40,000 रुपए की हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे कैरेज है 12,000 रुपए का। लो सर, जीपी निकाल दे फटाफट से। चलो भाई, 420 और 40 इज 460। 460 में से 30,000 हटा दो, 2,50,000 हटा दो, 12,000 हटा दो, 1,68,000 जीपी आ जाएगा। $168 का जीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 168 का जीपी रख दो इंटू 100। 168 डिवाइडेड बाय 420 इंटू 100 इज 40%। 40% इज योर आंसर बेटा जी। 40% आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का। बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपने इसको बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ किया है और एक एक चीज नोट भी करी है। देखो कोई भी चीज डायरेक्टली गिवन नहीं थी, हर चीज घुमाई हुई थी, तो बड़े ध्यान से इसको समझ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। सर ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकलेगा? अब देखो बाबू, अगर ऑपरेटिंग रेशो निकालना हो तो आपको ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपको दो चीजें जोड़नी है। सीओजीएस कैसे निकालूं? सेल दिया हुआ है, सेल है 680, सेल है 680। जीपी भी दिया हुआ है, जीपी कितना है? कॉस्ट का 25%। अब देखो इसने फिर से घुमा दिया, 25% ऑन कॉस्ट। अब सर मेरे पास कॉस्ट तो है ही नहीं, मेरे पास सेल है, तो इस परसेंटेज को सेल पे अगर मैं करूं तो 20% ऑन सेल आ जाएगा। आपको पता है ना 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल होगा, तो इसका 20%, 680 का 20% कर दो सर फटाफट से। 680 का 20% अगर मुझे करना हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 680 का 20% आ जाएगा
कहाँ चला गया मेरा कैलकुलेटर, 680 का 20% 136, तो जीपी आ गया 680 का 20% 136। अब बताओ बच्चों, तुमने इतना माल बेचा जिसमें ये जीपी है, तो कॉस्ट कितना है? 680 माइनस 136, 544। 544 का तो COGS आ गया, तो 544 का तो COGS आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, बिल्कुल रोज होते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, बिल्कुल। 144 और 73 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितनी है? 680 इंटू 100। चलो भाई, 544 प्लस 144 प्लस 73, 544 प्लस 144 प्लस 73, 761 डिवाइड बाय 680 इंटू 100। 761 डिवाइडेड बाय 680 इंटू 100 इज 111.91%। 111.91%। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि मेरी सेल तो मात्र इतनी है, खर्चा मेरा इतना सारा है, तो इसका मतलब मैं तो लॉस में जा रहा हूं। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कभी भी सेल से ज्यादा आ जाएगा तो ऑपरेटिंग रेशियो 100 से ऊपर चला जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो अगर 100 से ऊपर गया ना, तो समझ जाना कि आप नेगेटिव में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो। तो 111% अगर आपका खर्चा आ रहा है, इट मीन्स कि आप 11% के लॉस में हो। 11% के लॉस में चला गया हूं मैं, तभी मेरा ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 100 से ऊपर जाता है, क्योंकि दोनों का सम तो 100 होता है। अगर ये 90% होता तो 10% मेरा प्रॉफिट था, ये 100 से ऊपर चला गया, इसका मतलब खर्चा ज्यादा है बच्चों, बहुत। ओके, लो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ऑपरेटिंग रेशियो भी डन। नेक्स्ट आ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आओ भाई फटाफट से अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल देते हैं। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर सेल्स दी है, ये दी है 8 लाख रुपए, 8 लाख की तो सेल्स है। अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? P&L बना लो फटाफट से एक, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर? जीपी दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%, लेकिन मेरे पास तो सेल है, तो 25% ऑन कॉस्ट है, तो 20% ऑन सेल होगा। 20% ऑन सेल होगा। सेल कितनी है? 8 लाख, 8 लाख का 20%, 1,60,000 का तो जीपी आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो। 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 28,000 रुपए के। लॉस बाय फायर ये तो नॉन ऑपरेटिंग है बाबू, ये नहीं आएगा, दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये हम ऑपरेटिंग में तो कंसिडर नहीं करते, नेट प्रॉफिट में कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 160 में से 160 में से 48 अगर आप हटा दो, तो आप 160 में से अगर 48 हटा दोगे तो 1,12,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप यहां रख दो, 1,00,000 1,12,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 कितना आएगा भाई? जल्दी जल्दी से बता दो। 1,12,000 डिवाइडेड बाय, कहाँ गया भाई? 1,12,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख
इंटू 100, 14%। 14% बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ गया। अब ध्यान रखना, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 14% है तो ऑपरेटिंग रेशो कितना होगा? अगर तुम्हें यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो भी बताना हो, अगर तुमने 14% कमाया है तो खर्चा कितना परसेंट है? 86%। ओके, ले लो। चलो भाई जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा जी हम लोग एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट रेशो। तो जीपी रेशो ऑफ अ कंपनी इज 20%। इसका मतलब जीपी जो है वो सेल का 20% आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट सेल 18 लाख की दी हुई है सर, क्रेडिट सेल दी हुई है 18 लाख रुपए की। ओके, ये तो मुझे समझ में आ गया। कैश सेल कितना है? 10% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल है 10% ऑफ टोटल सेल, ठीक है। कैश सेल इज 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फॉर्मेशन। ये नेट प्रॉफिट रेशो तो दोबारा यहाँ पे गलती से आया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके। अब देखो कैश सेल है बच्चों 10% ऑफ द टोटल सेल। टोटल सेल का 10% हमारे पास कैश सेल है। तो अगर कैश सेल 10% है तो उधार का सेल 90% होगा। उधार का सेल कितना होगा? 90% होगा। तो अगर टोटल सेल x है तो उधार कितना है? सर उधार है 0.90x और 0.90x का वैल्यू दिया हुआ है 18 लाख। तो x का वैल्यू बताओ ना। 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.90, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 100 लगाओगे, 0 से 0 खत्म, 92, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का बच्चों आपके पास ये कौन सा सेल आ गया? टोटल सेल आ गया, सही है। अब सेल अगर 20 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए का 20% 4 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। जीपी बच्चों 4 लाख रुपीज है। सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं 50,000। तो जीपी अगर 4 लाख हुआ, 50,000 का और खर्चा हो गया, 50,000 का खर्चा और हो गया, तो मेरे पास 350 का नेट प्रॉफिट आ गया, 350 का नेट प्रॉफिट आ गया। नहीं आ गया भाई? जीपी के बाद खर्चे तो हटाने हैं। खर्चा कितना दिया हुआ है? 50,000, वो हटाया तो नेट प्रॉफिट आ गया बच्चों। हो गया काम मेरा। नेट प्रॉफिट रेशो तो निकालना था। नेट प्रॉफिट रेशो निकलेगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट आया 350, सेल आई 20 लाख इंटू 100। आई गेस 17.5% आना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक हो गया बेटा जी। 3.5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, हाँ जी 17.5%। अब आता है बच्चों हमारे पास रेशो का लास्ट क्वेश्चन, और आपके सारे ही रेशोज मैंने आपको इस वन शॉट में कराए हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला आना चाहिए। देखो कैसे लगाना है आपको इस वीडियो देख के समझ में आ जाएगा और आप सारी चीजें अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो देखो अब ROI निकालना है। सर ROI का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब EBIT नॉर्मली गिवन नहीं होता, मैं देखूंगा इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स ही नॉर्मली गिवन होता है, जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो में भी बताया था। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, यही दिया हुआ है, ये 1 लाख दिया हुआ है। ओके, अब मुझे टैक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टैक्स 20% है, तो EBT कैसे निकलेगा? क्या सिखाया था मैंने? EBT इज EAT इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। तो 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80, है ना। 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80 कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80, 1,25,000। 1,25,000 हमारे पास EBT आ गया। इस EBT में से अगर मैं टैक्स हटा दूं, टैक्स कितना है? 20%। 20% बच्चों देखो 25,000 ही होगा इसका, तभी तो ये 1 लाख आया होगा। तो ये आपको 125 मिल गया। मेन बात ये है। अब इंटरेस्ट चाहिए मुझे। सर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 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 लॉन्ग टर्म डेट ये है 4 लाख, इसका 10% दिया हुआ है, तो 4 लाख का 10% विल बी 40,000।
तो ये आ गया 165। 165 में से 40 हटाओ तो 125 आ जाता है। 165 इज योर EBIT। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फिर से दो अप्रोचेज है बाबू आपके पास, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। करंट एसेट दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, तो यहाँ पे तो मुझे लाइबिलिटी साइड अप्रोच लग रहा है कि आसानी से लग जाएगी, है ना। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे निकलता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी लगेगी। शेयर होल्डर फंड के बारे में कुछ नहीं है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट एसेट है। तो दूसरी क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आओ चलो ये लग जाएगी। देखो आपके पास करंट एसेट है 4 लाख के, नॉन करंट एसेट है 6 लाख के, तो टोटल एसेट्स तो हो गए 10 लाख के। 6 और 4 10, माइनस कर दो करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए की, तो 10 लाख माइनस 2 लाख इज 8 लाख। 8 लाख के बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई इनटू 100। तो 165 अपॉन 8 लाख, 165 अपॉन 8 लाख इंटू 100 इज 20.625%। लो जी सर, इस तरीके से बच्चों हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोग को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना आया। आज का वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस वीडियो को बहुत 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 ध्यान से देखेंगे, हर चीज कवर करेंगे और बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तब तक खूब पढ़ाई करो, कंप्लीट कर दो सब कुछ और बढ़िया तरीके से फिर बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन।